गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूनिक हिस्ट्री पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप लोगों के लिए हिस्ट्री की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है, जिसका आज हम दूसरा वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं। पहला वीडियो कल अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो कल हमने बात करी थी कि किस तरीके से यूरोपियंस आए भारत में, उनके आने का क्रम हमने ज्ञात किया, उनके द्वारा कौन कौन सी फैक्ट्रियां कब कब खोली गई, इन चीजों के बारे में हमने बात की। आज हम बात करने वाले हैं उससे चीजों को आगे बढ़ाते हुए पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाली किस तरीके से भारत में आए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और किस तरीके से उनका पतन हुआ, तो इसी चीज को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में श्रृंखला से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। तो बात करते हैं पुर्तगालियों की। और पुर्तगालियों के क्रम में अगर हम देखें, लेकिन उससे पहले कल हमने बात करी थी कोलंबस के बारे में, जो भारत आने के लिए सर्वप्रथम निकला था, लेकिन किसी कारणवश भारत आ नहीं पाया था। लेकिन आज हम बात करेंगे वास्को डी गामा की, जो पूरी तरीके से भारत और यूरोप के मध्य में समुद्री मार्ग खोजने में सफल रहा। तो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। जबकि अगर पूछा जाए कि कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। अब उसी चीज को देखते हुए 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा होता है वो भारत आने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी बीच में ही मुलाकात गुजरात का एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है और जिसकी मदद से वो कहाँ पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। कालीकट कहाँ पे है, केरल में एक बंदरगाह है। और वहां पे जो उनका स्थायी शासक होता है कौन, राजा जमोरिन, वो वास्को डी गामा का बहुत ज्यादा स्वागत करता है। और जब वास्को डी गामा लौट के जाता है तो वो उसके साथ बहुत सारे मसाले, जड़ी बूटी आदि भेज देता है। जब वास्को डी गामा उसके सामान को बेचता है कहाँ पे, यूरोप में जाके, तो वो देखता है कि उसके जो आने जाने का खर्च है ना, उससे भी 60 गुना ज्यादा उसे फायदा होता है। अब इतना ज्यादा किसी को भी फायदा होगा तो वो कैसे व्यापार करने के लिए आकर्षित नहीं होगा। तो होता क्या है कि वास्को डी गामा वापस कहाँ आ जाता है, 1502 ईस्वी में भारत आ जाता है और यहीं पर रहकर व्यापार करने लग जाता है। और यहीं पर 1524 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं किसकी, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे कि ये दूसरा कौन था या तीसरा कौन था। पहले क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो डीपली होता जा रहा है। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कौन था, ये वो दूसरा पुर्तगाली नाविक था जो कि भारत आया था। बात करते हैं नेक्स्ट की एस्टाडो दा इंडिया। अब ये एस्टाडो दा इंडिया क्या है, अगर व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए किसी न किसी कंपनी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो भारत से व्यापार करने के लिए जो पुर्तगालियों ने कंपनी अपनी स्थापित की, उसका नाम क्या रखा, एस्टाडो दा इंडिया रखा। यदि कोई भी कंपनी स्थापित की गई है तो उस कंपनी को चलाने के लिए किसी न किसी अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से जब एस्टाडो दा इंडिया की स्थापना हो गई तो उस कंपनी को चलाने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की गई और पुर्तगाली गवर्नर बनाए गए। और उनमें से जो गवर्नर बनकर जो पहली बार भारत आया था वो कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। वो कब से कब तक गवर्नर रहा था, तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को दी अल्मीडा गवर्नर रहा था। यह पुर्तगाली प्रथम गवर्नर था। अब इसके जो काल की जो इंपोर्टेंट घटना है वो कौन कौन सी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके काल की सबसे इंपोर्टेंट घटना जो है वो है नीले जल की नीति, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जान लेते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत हम देखेंगे तो उन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, कोचीन में, जो कि कहाँ है, यहाँ। आगे उन्होंने अपने गोवा पर अधिकार किया, जो कि कहाँ है, यहाँ। यानी उनका जो अधिकार क्षेत्र रहा था वो दक्षिण भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर रहा था। और अगर हम इधर देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो अरब सागर के क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और वो लोग क्या करते थे कि अरब सागर से जितने भी जहाज गुजरते थे उन सभी जहाजों पर एक टैक्स वसूलते थे। उसी टैक्स पद्धति को किसके नाम से जाना जाता है, कार्टेज आर्मेडा के नाम से जाना जाता है। और ये कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो पुर्तगालियों के जो पतन का मुख्य कारण रहा था वो यही पद्धति रही थी। इसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत आया था वो कौन सा था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। वो कब से कब तक गवर्नर रहा तो 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक वह भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा था। इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछा जाए कि पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब ऐसा क्यों है, इसकी स्थापना के इसे जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो उस कारण को जान लेते हैं। तो 1510 ईस्वी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के सहयोग से बीजापुर के शासक कौन सा, यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या कर लिया था, गोवा छीनकर उस पर
अपना अधिकार कर लिया था। तो किसी विदेशी व्यक्ति की यह पहली सफलता थी जब उसने किसी भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। तो इसी वजह से इसे पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बात कर लेते हैं कुछ उन और घटनाओं की जो इसके काल में इंपॉर्टेंट रही। वो कौन कौन सी घटना है? सबसे पहली हारबुज की जल संधि और मलक्का की जल संधि। इन दोनों जल संधियों पे इसने अपना अधिकार कर लिया था। अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से हम देखें तो हारबुज की जल संधि किस किस को जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। अगर बात करें हम मलक्का की जल संधि की, तो मलक्का की जल संधि किसे किसे जोड़ती है? अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को। तो ये कुछ घटनाएं थी किसके काल की इंपोर्टेंट? अल्फांसो दी अल्बुकर्की। अब बात करते हैं नीनो दा कुन्हा की। अब ये क्या है? ये तीसरा पुर्तगाली गवर्नर नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे गवर्नर बने, लेकिन जो इंपोर्टेंट हमारे लिए गवर्नर होता है तीसरा वो यही होता है नीनो दी कुन्हा। ये कब से कब तक गवर्नर रहा था? तो ये 1529 से लेके 1538 तक पुर्तगाली गवर्नर रहा। इसके जीवन काल की इंपोर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। इसके जीवन में केवल एक ही इंपोर्टेंट घटना है, वो भी कौन सी है कि इसने 1530 ईस्वी में कोचीन से गोवा को अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दिया था। केवल यही इसके काल की इंपोर्टेंट घटना है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो हमें पुर्तगालियों ने देन दी, यानी पुर्तगालियों से हमें कौन कौन सी चीजें मिली। यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उन चीजों को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों की पहली देन क्या थी? इनकी पहली देन थी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जो कि कब की गई थी? 1556 ईस्वी में। और कहां की गई थी? तो गोवा में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों के द्वारा हमें अफीम की खेती मिली, यानी अफीम की खेती सबसे पहले भारत में किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट है जहाज निर्माण की तकनीक, यानी जहाज जो बड़े बड़े पानी के जहाज हैं उन्हें निर्माण करने की तकनीक हमें कहां से मिली? तो ये भी हमें पुर्तगालियों से मिली। नेक्स्ट है तंबाकू, आलू, मक्का, अनानास, पपीता, लीची आदि वस्तुओं के उत्पादन, यानी इन सभी के उत्पादन पुर्तगालियों के आने से पहले भारत में नहीं होते थे। इन्हीं फसलों को उगाना पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में प्रारंभ किया और आज तक ये फसलें भारत में उगाई जा रही हैं। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि पुर्तगाली ही ऐसे यूरोपियन थे जो भारत में सबसे पहले आए भी थे और भारत से सबसे बाद में गए भी थे। यानी आप पूछा जाए कि भारत में कौन से यूरोपियन सबसे पहले आए तो पुर्तगाली, और कौन सबसे बाद में गए तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। और कब गए? तो 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। यानी वो सबसे लंबे समय तक कहां रहे थे? गोवा में रहे थे, जिसे 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से छीन लिया और हमेशा हमेशा के लिए पुर्तगालियों को कहां? भारत से बाहर भेज दिया। तो नया यूरोपियन देश है हमारा अंग्रेज, यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड। यहाँ पे हम अंग्रेजों के बारे में पूरी बात नहीं करेंगे, हम केवल उन्हीं शुरुआती पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने किस तरीके से अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ किया। उसी क्षेत्र में अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में की गई थी और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए काम किया था। और उसके बाद सन 1608 ईस्वी में कौन थे? जेम्स प्रथम, जिन्होंने अपने कई दूत भेजे किसके लिए? ताकि वो भारत में नई नई व्यापारिक कंपनियों को खोल सकें, व्यापारिक कोठियों को स्थापित कर सकें, नई नई फैक्ट्रियां लगा सकें। उसी क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत होते हैं, अर्थात उन्हें जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया है। तो वो भारत कब आते हैं? 1608 ईस्वी में। इनकी विशेषता क्या क्या थी? इनकी विशेषता थी कि ये फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे। अब ये बात मैं आपको क्यों बढ़ा रहा हूं, इससे हमारा एक और क्वेश्चन कवर हो जाएगा। वो कौन सा क्वेश्चन है कि जो मुगल शासक हैं उनके दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी भाषा थी। अर्थात अगर मुगलों के शाहजहां से अगर बातचीत करनी है तो किसी भी व्यक्ति को फारसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसीलिए जेम्स प्रथम ने किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को भेजा। और कैप्टन हॉकिंस किससे आकर भारत में मिले? तो उस समय जो मुगल शासक थे वो थे जहांगीर। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जब भारत आए थे तो उस समय मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे। और वह किस जहाज के कैप्टन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो वो हेक्टर नामक जहाज के कैप्टन थे। अब उनके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो उनके आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो भारत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियों को खोलना चाहते थे। उसके लिए उनके जो मुगल शासक थे उनकी अनुमति प्राप्त करना जरूरी था। इस वजह से वो जो मुगल शासक जहांगीर थे उनसे मिले। तो कैप्टन हॉकिंस केवल और केवल पश्चिमी तट पर एक व्यापारिक कोठी खोलने के, यानी कि एक व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इससे जो जेम्स प्रथम होते हैं उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। वो एक और व्यक्ति को, जो कि कौन होते हैं? सर टॉमस रो, को
15 ईस्वी में भारत भेजते हैं। किसके लिए? ताकि वो और ज्यादा व्यापारिक फैक्ट्रियां, व्यापारिक कोठियों को खोल सकें। ये भी जेम्स प्रथम के ही दूत थे और इन्हें भी जो सर टॉमस रो थे, इन्हें फारस भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान था, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी मुगल बादशाह से बात करनी है तो उसे फारसी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को मुगल शासकों से बात करनी है तो उसे फारसी भाषा का आना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि ये जो कैप्टन हॉकिंस की तरह केवल एक फैक्ट्री की अनुमति खोलने में सफल नहीं होते, ये पूरे के पूरे भारत में अनेक प्रकार की फैक्ट्रियों को खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फैक्ट्रियां या व्यापारिक कोठियां अंग्रेजों ने भारत में खोली। तो अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्र, यानी कि कहां-कहां पे अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठियां खोली थी। और इसी के साथ साथ हम जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आइए उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि जो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वो सूरत में 1608 ईस्वी में खोली थी, और उस समय जो मुगल शासक था कौन था? जहांगीर था। लेकिन होता क्या है, जब एक जो फैक्ट्री होती है जब वो बनने लगती है, उसके कुछ समय बाद जो जहांगीर और अंग्रेजों के जो संबंध हैं वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं, और जहांगीर इस कंपनी की अनुमति को रद्द कर देता है, और ये कंपनी जो सूरत में 1608 ईस्वी में बनने लग गई थी वो रुक जाती है। लेकिन इसी के बाद जो अंग्रेज होते हैं वो 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली जो फैक्ट्री होती है वो बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और जो कि बनकर तैयार भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जहांगीर और अंग्रेजों के संबंध वापस से सुधर जाते हैं, तो ये फैक्ट्री 1613 ईस्वी में पूरी हो जाती है। अब यहाँ कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री बनानी कहाँ प्रारंभ की, तो उसका पूरा पूरा आंसर हो जाएगा सूरत में 1608 ईस्वी में। लेकिन पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब बनाकर पूर्ण करी गई या कहाँ पूर्ण करी गई, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1611 में मसूलीपट्टनम में। इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां खोली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 1611 में मसूलीपट्टनम में। अगर पूछा जाए कि पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां प्रारंभ की, तो सूरत में। अगर कहां पूर्ण हुई, तो मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसी के बाद में आगे जब चलते हैं तो एक घटना होती है 1632 ईस्वी में। वो क्या घटना है कि गोलकुंडा का एक शासक होता है और वो अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी करता है। अब वो सुनहरा फरमान क्या है कि वो जितने भी उस गोलकुंडा के शासक के अधिकार क्षेत्र में जितने भी राज्य आते हैं, जितनी भी भूमि आती है, वो उन सभी क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति किसे दे देता है? अंग्रेजों को दे देता है। इसलिए अंग्रेजों के रूप में अगर उस हम पत्र को देखें, उस घोषणा पत्र को देखें, तो वो उनके लिए किसका काम करता है? सुनहरा फरमान का काम करता है। आगे जो घटना है वो 1633 ईस्वी में है, यानी कि अब के बाद में जो अपनी व्यापारिक फैक्ट्री लगाते हैं वो कहां लगाते हैं? 1633 में उड़ीसा में। उसके बाद में जो घटना है 1639, थोड़ा हमें क्रम से याद रखना है, पहले 1608, फिर 1611, फिर 1632, फिर 1639। 1639 में क्या हुआ? इन्होंने मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना कर दी, और यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर भी बना। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी जो अगली व्यापारिक फैक्ट्री थी वो कहां खोली थी? 1651 में हुगली में। और उसके बाद में अब एक घटना जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो घटना कौन सी है? 1661 की घटना। इंग्लैंड में एक शादी होती है, किस किस के बीच में वो शादी होती है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों की शादी इंग्लैंड में हो जाती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो कहां पड़ता है? भारत में पड़ता है। वो प्रभाव क्या है कि जो पुर्तगालियों के जो अंडर में बंबई थी, वो उसको दहेज में किसको दे देते हैं? अंग्रेजों को दे देते हैं, जिसको अंग्रेज बाद में आगे चलकर 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया जाता है। तो यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि बंबई को किराए पर कब दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1668 ईस्वी में। उसी के साथ साथ राजकुमार और राजकुमारी के नाम पूछे जाते हैं, तो ब्रिटिश राजकुमार जो थे वो चार्ल्स द्वितीय थे, और जबकि पुर्तगाल राजकुमारी जो थी वो कैथरीन में थी। बात कर लेते हैं 1698 ईस्वी की। इसमें क्या होता है, क्योंकि एक बंगाल का सूबेदार होता है अजीम उस्मान, तो वो क्या करता है, उसके अधिकार क्षेत्र में 3 गांव होते हैं। कौन कौन से? सुतानाती, गोविंदपुरी और कलिकाता, जिसे आज हम कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों गांवों की जिम्मेदारी वो किसको दे देता है? अंग्रेजों को दे देता है। और बाद में अंग्रेज जो होते हैं इन्हीं तीनों गांवों की किलेबंदी करके क्या बना लेते हैं? फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में स्थित है, उसका निर्माण कर लेते हैं। पूछा जाए कि फोर्ट विलियम की स्थापना
कब हुई? तो 1698 ईस्वी में हुई। और पूछ ले जाए कि उससे पहले वहां पर क्या था, तो 3 गांव थे। कौन कौन से? सुतानाती, गोविंदपुरी और कलिकाता। इसी के साथ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि सन 2010 में जो मद्रास है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? चेन्नई कर दिया गया था। और साथ ही साथ 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक दस्तक जारी किया जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की गई। अब इतना बड़ा जो दस्तक था वो फर्रुखसियर ने क्यों दिया? तो एक बार की बात है, फर्रुखसियर जो था वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तो उसके यहाँ पे एक वैद्य था हैमिल्टन नाम का, जो कि एक अंग्रेजी चिकित्सक था। तो वो फर्रुखसियर को उस बीमारी से निजात दिला देता है, जिससे फर्रुखसियर खुश होकर अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया जाता है जिसे इतिहास में दस्तक नाम से जाना जाता है। और जो भारत जो गुलाम हुआ था उस गुलामी की शुरुआत करने में इस दस्तक ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दस्तक किसने जारी किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दस्तक फर्रुखसियर ने जारी किया। और कब जारी किया? तो 1717 में जारी किया। थोड़ा सा इस दस्तक के बारे में जान लेते हैं कि इस दस्तक में क्या है। तो इस दस्तक में है कि अंग्रेज जो है फर्रुखसियर को 3000 रुपए वार्षिक कर देंगे, उसके बदले में वो बंगाल के पूरे क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? अपना मुक्त व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एक और शर्त थी कि बंबई प्रेसिडेंसी, जो बंबई का जो क्षेत्र था जहां वो सिक्के चलाए जाते थे, तो सिक्के डाले जाते थे वहां पर, तो वो सभी के सभी सिक्के पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य में यानी कि पूरे के पूरे भारत में वो चलने लग जाए। ये 2-3 कुछ शर्तें थी किसकी? दस्तक की। तो गाइस आज हमने कवर किए पुर्तगाली और अंग्रेज, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डच और फ्रांसीसी। इस तरीके से हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इन सभी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे।